इस किताब की जो शुरुआत है, नॉर्मली हम लोग किताब कोई भी पढ़ते हैं, ऐसे तो हमारी प्रथा रही है, और हम लोग भी, मैंने तो बहुत सारे किताब पढ़े हैं, MBBS में पढ़े, और सब लोग हम पढ़ते हैं किताब को। तो किताब को पढ़ने की ज़्यादा करके शुरुआत किससे करते हैं शिवनंदन? फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। यहाँ तो ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कोई किताब को शुरुआत करते हैं ना पढ़ना, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, या तो फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर इस किताब को हमने ऐसे किया तो वो बरोबर नहीं होगा, बिकॉज ज्ञान मिलेगा नहीं हमको। तो इस किताब की शुरुआत हम न तो इंट्रोडक्शन से करने वाले हैं, न तो चैप्टर 1 से शुरू करने वाले हैं। किताब को अभी आप थोड़ा देर बंद रखो, है ना, बिकॉज किताब देखेंगे तो फिर आपको वो देखोगे वहाँ पे यहाँ पे, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। बाद में जाके आप घर में देख सकते हैं किताब को। तो हम लोग क्या करेंगे, समर्पण, डेडिकेशन से शुरुआत करेंगे। ये पहला किताब था जिसको मैंने डेडिकेशन से शुरू किया, और ये बिल्कुल क्यों किया, क्योंकि डॉक्टर आशीष शुक्ला जी जिनका हिंदी में पूरा इनका किताब के ऊपर विवेचन है, और उनके पूरा हिंदी में कमेंट्रीज है, जेएनयू का बेसिक कोर्स के माध्यम से एक एक लाइन को वो हिंदी में पढ़ के अनुवाद करके बताते हैं। तो उन्होंने भी शुरुआत कैसे की भाई, डेडिकेशन से शुरुआत की। इसलिए हम लोग भी यहाँ से क्या करेंगे, जर्नी शुरू करेंगे डेडिकेशन यानी समर्पण से। तो जो भी कुछ ऑथर्स होते हैं जब अपना किताब लिखते हैं, तो किसी न किसी को वो किताब क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, अपने गुरुओं को समर्पित करते हैं, कोई लोग अपने शिष्यों को समर्पित करते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को समर्पित करते हैं, कोई लोग अपने माता पिताजी को समर्पित करते हैं, कोई टीचर्स को समर्पित करता है। ऐसे अलग अलग लोगों को समर्पित करते हैं। लेकिन डॉक्टर सहज जी यहाँ पे एक विशेष लोगों के लिए, विशेष व्यक्ति को समर्पित करते हैं इस किताब को। वो यहाँ पे समर्पण में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक यानी हम्बली डेडिकेटेड, समर्पित उन सभी पवित्र गुरुओं के लिए और भविष्य के अवतारों के लिए भी, जो गुरु पहले हो चुके हैं और जो भविष्य में अवतार होने वाले हैं, उनको ये समर्पित करते हैं। लेकिन भविष्य के अवतारों का नाम क्या रखा है इन्होंने, लॉर्ड MM रेक्स एम्पेरेटोरियस लेमुरियाना, है ना, लेमुरियाना। ये भगवान बुद्ध की टर्मिनोलॉजी है, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके उनमें चलता है ये लेमुरियाना, ये टर्म्स उसमें आते हैं। तो उनको ये समर्पित करते हैं, यानी जो गुरु पहले हो चुके हैं और जो फ्यूचर में अवतार यानी गुरु आने वाले हैं, जिनका नाम क्या रखा है, लॉर्ड MM रेक्स एम्पेरेटोरियस लेमुरियाना, उनको ये किताब समर्पित करते हैं, जिन्होंने मानवता के लाभ के लिए इस किताब के संकलन में लेखक की क्या की भाई, मदद की। यानी किसने मदद की है, कोई गुरु जो होके गए हैं या जो फ्यूचर में गुरु आने वाले हैं, उन्होंने लेखक यानी कौन है, डॉक्टर PJ सहज जी की मदद की इस किताब को लिखने में। लेकिन क्यों मदद की, उसका हेतु क्या था, उसका रीजन क्या था, मानवता के लाभ के लिए। भाई ये जो किताब लिखी जाएगी और ये जो किताब जब लोग पढ़ेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक उद्देश्य सफल होगा, और वो क्या है कि मानवता की इससे भलाई होने वाली है, इंसानों को इससे क्या होने वाला है, लाभ मिलने वाला है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखवाई गई है, किनके माध्यम से, उन गुरुओं के माध्यम से। किसके थ्रू, डॉक्टर PJ सहज जी से लिखवाई गई है, गुरुओं के माध्यम से। उद्देश्य क्या है, मानवता का लाभ। वो आगे बताते हैं, उनका ये वचन है, कौन किनका वचन है, उन गुरुओं का क्या है, ये वचन है कि जो इंसान इस किताब को धर्म से यानी न्याय पूर्वक रखेगा और इसके साथ श्रद्धा से क्या करेगा, व्यवहार करेगा, न्याय पूर्वक रखेगा, श्रद्धा से व्यवहार करेगा, फिर हालांकि वो उसे पढ़े या न पढ़े, उन गुरुओं का आशीर्वाद उसको अवश्य मिलेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई, जो श्रद्धा से रखेगा, है ना, और फिर वो चाहे उसको पढ़े न पढ़े, तो भी उनको क्या मिलेगा, उन गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। श्रद्धा से और क्या, धर्म से रखने को। ये मत समझना कि ये किताब आपको मिल गई ना, आज तो मिल गई, अब जाके क्या करेंगे,
इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, कितना बढ़िया किताब है, कितना अच्छा ज्ञान मिला। अब तो क्या करेंगे, इसको मस्त एक लपेटेंगे गोल्डन कपड़े में और इसको जाके क्या करेंगे, हम अपनी तिजोरी में जाके अंदर रखेंगे और रोज सुबह निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐसा सुबह उठ के पप्पी अप्पी देंगे। भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण है इसका, और ऐसा सर टिकेंगे, हाथ लगाएंगे। इसका मतलब नहीं है श्रद्धा के साथ व्यवहार किया आपने, इसका मतलब भी नहीं कि आपने धर्म से उसको रखा। धर्म से उसको रखा यानी मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भाई इसका ज्ञान क्या है, बहुत ही बढ़िया ज्ञान है और ये मुझे क्या करना है, जिंदगी भर काम आने वाला ज्ञान है। उस प्रकार से आपका उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। और फिर ये तो कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर सहज ने लिखा है कि भले आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो भी क्या मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो सोचो अगर पढ़ोगे तो कितना मिलेगा आशीर्वाद, नहीं पढ़ने से भी आशीर्वाद मिल रहा है, तो पढ़ोगे तो कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और पढ़ के समझोगे तो कितना मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा। फिर पढ़ के समझ के उस पे आचरण करने का प्रयास करोगे, यानी उस मार्ग पे चलने की कोशिश करोगे तो कितना मिलेगा, जो भी चलने की कोशिश कर रहा है उनको तो मिल रहा है आशीर्वाद, है ना, तो उनको और ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और अगर पढ़ोगे भी, समझोगे भी, चलोगे भी उस पर, और फिर समझ में आने के बाद दूसरों को भी पढ़ाओगे और दूसरों को भी समझाओगे तो उनको कितना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। यही आशीर्वाद का अनुभव मैं गए 3 सालों से कर रहा हूं कि किस प्रकार से जिंदगी बदल गई है जब से ये किताब लाइफ में आई है। क्योंकि अब तो और ज्यादा बदली हुई दिखती है। जब से इसको पढ़ाना शुरू किया है तो लगता है एक एक चीज अपने लाइफ में हम उसको कैसे अपनाएं। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। जब से पढ़ाना शुरू किया है ना, तब से टीचिंग्स को और अच्छी तरह से समझना शुरू किया है। तो पढ़ोगे तो आशीर्वाद क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। उनका एक और वचन है, वो कहते हैं, वो गुरु कहते हैं क्या, कि हानि उस इंसान से दूर रहेगी जो एक कोई इंसान यह किताब खरीद कर किसी और को उपहार के स्वरूप में देगा। यानी यू हैव टू परचेज द बुक एंड गिव इट एज अ गिफ्ट टू अदर्स। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जिंदगी में क्या होगा, हानि होना बंद हो जाएगी। ऐसा उनका, कौन बोल रहे हैं, वो लेमुरिया, लॉर्ड MM रेक्स एम्पेरेटोरियस लेमुरियाना, जिन्होंने मानवता के भलाई के लिए डॉक्टर सहज जी को ये किताब लिखाई है। उनकी ये भविष्यवाणी है, उनका ये वचन है कि जो कोई ये किताब खरीद के दूसरों को क्या देगा, उपहार के स्वरूप में देगा, हानि उस इंसान से दूर हो जाएगी। यही लेमुरियाना की क्या है, भविष्यवाणी है। ये है समर्पण, यानी डेडिकेशन इस किताब का। तो समर्पण समझ में आ गए, 2 वचन याद आ गए, और क्यों ये किताब लिखाई गई है वो भी आपको यहाँ पे समझेगी। ये मालूम होने से श्रद्धा हमारी किताब के प्रति और बढ़ जाती है। इसलिए समर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं आगे, प्रकथन जिसको कहते हैं फॉरवर्ड। अब कोई बड़ी किताब लिखी जाती है ना, तो उसमें कोई बड़ा आदमी उसका फॉरवर्ड लिखता है, जो कि इस क्षेत्र में बहुत ही क्या हो जाता है, एक्सपर्ट होता है। यानी स्पिरिचुअलिटी में जो एक्सपर्ट आदमी होता है तो वो उस किताब की क्या करता है, फॉरवर्ड लिखता है, यानी अपना एक्सपीरियंस बताता है। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस आया वो बताने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही फेमस व्यक्ति हैं मिस्टर जेम्स मैककर्टनी। उन्होंने ये किताब की फॉरवर्ड या तो प्रकथन लिखा है। तो जेम्स मैककर्टनी साहब क्या कहते हैं इस किताब के बारे में, वो हम देखेंगे। तो वो बता रहे हैं जेम्स मैककर्टनी साहब कि जो ज्ञान इस किताब में डॉक्टर सहज जी ने दिया है वो अब तक किसी ने भी इस ढंग से योग को नहीं बताया है। ये जब लाइन मैंने पढ़ी ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि 14 साल से मैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहा हूं और लोगों को पढ़ाया है, और इतने सारे मैंने योगा के कोर्सेज किए हैं, लेकिन पतंजलि योग को इस तरीके से, और खास करके पतंजलि योग का भी जो अष्टांग योग का मार्ग है, अष्टांग योग सुना है ना आपने सबने, अष्टांग योग का मार्ग में 8 अष्टांग यानी बोलते हैं 8 अंग, और उसमें होता है पहला यम, फिर नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है? अष्टांग अंग है, 8 अष्टांग योग के। तो अष्टांग योग के 8 अंग तो पता थे, लेकिन यम नियम के बारे में जानकारी थी। आसन का अभ्यास तो मैं कर रहा था 14 सालों से, प्राणायाम का भी अभ्यास कर रहा था। तो आसन और प्राणायाम की भी इतनी अलग ढंग से व्याख्या की है इन किताब में डॉक्टर सयाजी ने, जो आज तक किसी ने इस प्रकार से व्याख्या की नहीं है। और वो सेंटेंस मुझे बिल्कुल दिल को छू गया। जेम्स बेकटनी साहब ने जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। इस पुस्तक का आधार है पतंजल योग सूत्र, जो डॉक्टर सयाजी को मिला था जब वो इंडिया में आया है। बाय द वे आपको डॉक्टर सयाजी के बारे में बता दूं, डॉक्टर सयाजी यहीं पे बॉम्बे में उनका बर्थ हुआ था, लेकिन यंग एज में ही वो लॉ करने के बाद जर्मनी में जाके सेटल हो गए थे। तो बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर, है ना, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी डिग्री भी हासिल की थी, यानी कुछ तो उन्होंने पीएचडी किया था जिसकी वजह से उनको डॉक्टरी डिग्री मिली थी। तो डॉक्टर पीजे सहर, इसके लिए उनका नाम है पूर्वेज जे सहर। तो जर्मनी में जाके सेटल हो गए थे, और जर्मनी से जब इंडिया वापस आए थे तो किसी ने उनको ये किताब भेंट में स्वरूप में दी थी। क्या? ये है पतंजल योग सूत्र की पांडुलिपि, जिसमें पतंजल योग सूत्र 196 सूत्र हैं, यानी 196 संस्कृत की लाइंस हैं। क्या है वो? संस्कृत की लाइंस है। ऐसा किताब उनको भेंट में मिला था जब वो इंडिया आए थे। कौन? डॉक्टर सयाजी। उसी किताब पर आधारित, यानी पतंजल योग सूत्र की पांडुलिपि जो उनको मिली थी, उसी पर आधारित क्या है? ये किताब है जिसका नाम क्या है? ज़ेन योगा। अब डॉक्टर सयाजी ने उसे गहराई से अध्ययन किया, यानी बेचारे सयाजी को ये संस्कृत में मिला होगा, फिर उन्होंने उसको गहराई में डीप डेप्थ में जाके पढ़ा होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा, इंग्लिश आती थी उनको, फिर जर्मनी आती थी, जर्मनी में ट्रांसलेट किया होगा, और फिर उसे पश्चिमी लोगों की जरूरत और उनके दिमागों को पटे इस प्रकार से क्या किया? उन्होंने प्रस्तुत किया। यानी संस्कृत में कुछ मिले उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके, और वो भी मॉडर्न पश्चिमी लोग, यानी क्या? मॉडर्न माइंड, वेस्टर्नाइज पीपल, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, उनके माइंड्स को ये पटे, क्योंकि आधार तो चूना है। शास्त्र तो पतंजलि मुनि ने 2500 साल पहले लिखा था, उसी शास्त्र पर आधारित है, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया उन्होंने कि मॉडर्न मैन को, जो साइंटिफिक पर्सन है, उसको भी ये ज्ञान क्या करे? अपील करे। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? उसको प्रस्तुत किया। आसन प्राणायाम पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, अनेक पुस्तकें, अनगिनत पुस्तकें आसन और प्राणायाम के ऊपर आपको मिलेंगी, लेकिन सहर जी ने उसे अलग ढंग से क्या किया है? प्रस्तुत किया है इस किताब। कल सुबह को बताऊंगा प्रैक्टिकल क्लास के टाइम में कि आसन लोग कैसे सिखाते हैं और सहर जी ने आसन कैसे करना चाहिए, उसका तंत्र क्या है, वो बहुत ही अलग है। और ऐसा लगता है कि जब जैसे हम लोगों ने आसन किए ही नहीं आज तक, ऐसा लगता है गलत तरीके से आसन हम कर रहे थे। इस प्रकार से आसनों की व्याख्या उन्होंने की है। और प्राणायाम क्या होता है, इसके बारे में तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, वो सारी मिसकंसेप्शन आपकी 2 दिनों में यहाँ पे हम दूर करेंगे। एक 2 अंग, यानी अष्टांग योग के 2 अंग, जो कि नॉर्मली लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ध्यान तो सबको जमता नहीं है ना, यम नियम के बारे में तो सुना ही नहीं कभी, और प्रत्याहार क्या होता है पता ही नहीं, और धारणा, ध्यान, समाधि, ये भी बहुत प्रगत चीजें लगती हैं। तो जो कॉमन 2 अंग हैं अष्टांग योग के, जो नॉर्मली लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो है, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आदरणीय श्री रामदेव जी महाराज स्वामी का, जिनकी वजह से आसन और प्राणायाम पूरे दुनिया में क्या हो गए? फैल गए और पूरे फेमस कर दिया उन्होंने। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, आसन करो, शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, ये किसने प्रचार किया? डॉक्टर रामदेव महाराज जी ने किया। इसलिए लोग उसका अभ्यास भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से किसने भी आज तक बताया नहीं है। वो क्या बताते हैं, डॉक्टर सयाजी क्या बताते हैं कि कैसे मस्तिष्क और मन मिलकर काम करते हैं। हाउ योर माइंड इज कनेक्टेड विथ योर ब्रेन। मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? ब्रेन। तो आपका जो मन है वो ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है,
उसके बारे में बताया, और कैसे मस्तिष्क के कुछ भाग मन से जुड़े हुए हैं और उनको नियंत्रित करके हम प्रगति कर सकते हैं। यानी डॉक्टर सहज ने क्या बताया है? डॉक्टर सहज ने यहाँ पे बताया कि आपको करना है मन के ऊपर नियंत्रण, बरोबर है। ज़ेन योगा का मतलब क्या है? ध्यान योगा, और ध्यान योगा यानी कि मन को ध्यान करने लायक बनाना। तो ये मन किससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि मन तो सूक्ष्म है, वो तो दिखता नहीं है, नहीं दिखता है, इट इज इनविजिबल। मन को माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, बरोबर है। तो लेकिन मन के कुछ हिस्से हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो इनका अगर हमें रिलेशन पता चला कि मन का वो कौन सा हिस्सा है जो आपके किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से। और क्योंकि ब्रेन तो हम देख सकते हैं, ब्रेन तो हम देख सकते हैं, बरोबर। तो ब्रेन को पता भी चलता है, उसका एनाटॉमी मालूम है, उसकी फिजियोलॉजी मालूम है। तो अगर ये मन का हिस्सा जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम समझ लेंगे और उसके ऊपर नियंत्रण लाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र में आगे प्रगति कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? आत्म विश्लेषण कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। क्योंकि क्या है, मन संबंधित है ब्रेन से, और ब्रेन को आप समझ रहे हैं, इस रिलेशन को समझ रहे हैं, तो इससे क्या कर सकते हो? आप अपना खुद का क्या कर सकते हो? सेल्फ एनालिसिस या तो आत्म विश्लेषण कर सकते हो। ठीक है, अभ्यास जो दिए गए इस पुस्तक में, उनके माध्यम से शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे आत्म साक्षात्कार, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, संभव। सभी गुरु कहते हैं भाई अपने आप को समझो और एक प्रश्न अपने से विचारो। क्या बोलते हैं? को हम, भाई मैं कौन हूं, है ना? मैं कौन हूं? मैं वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा कहते हैं ना, आंसर देते हैं ना। तो इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। जिसने ये जान लिया उत्तर कि मैं कौन हूं, है ना, यानी आत्म साक्षात्कार हो गया, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है, अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो इस पुस्तक का ज्ञान आपको उस सेल्फ रियलाइजेशन में अवश्य ही क्या करेगा? मदद करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि पहले आप मन का ब्रेन से संबंध समझोगे, जिससे आप क्या करोगे? सेल्फ एनालिसिस करोगे, और जब सेल्फ एनालिसिस करते जाओगे तो वही आपको एक मार्ग देगा सेल्फ रियलाइजेशन का। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे होगी? सेल्फ एनालिसिस से होगी। जब सेल्फ एनालिसिस करते जाओगे, गहराई में जाओगे अंदर, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाएगा। लेकिन वो लंबी जर्नी है ना, वो इस जन्म में पूरी होगी कि नहीं पता नहीं। तो आप कहोगे अरे भाई ये तो उद्देश्य बहुत बड़ा है, पहले सेल्फ एनालिसिस करो और फिर सेल्फ रियलाइजेशन करो, उसको तो हो सकता है जन्म जन्म लग जाए। अभी क्या फायदा मिलेगा? अगर हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, सेल्फ एनालिसिस की शुरुआत करते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल फायदे मिलेंगे कि नहीं? आप बोलोगे ना कुछ फायदा होगा तो कोर्स ज्वाइन करें, इसलिए आपको लिस्ट लिखी भेजी थी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में, इतने फायदे मिलेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, तभी तो आप यहाँ पे आए ना। कुछ फायदा मिलेगा तो लोग जाते हैं ना, नहीं तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सेल्फ रियलाइजेशन तो छोड़ो, हमको वो बात की बात है, वो जब मिले मिले। अब कुछ बताओ प्रैक्टिकल फायदे क्या मिलेंगे? तो ये बता रहे हैं कि उस अंतिम अवस्था, फाइनल स्टेज तो क्या है प्रभात जी? सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन उस फाइनल स्टेज तक जब आप जर्नी शुरू करते हो तो कुछ कुछ फायदे आपको बीच में मिलेंगे, और वो 3 फायदे बताते हैं डॉक्टर अपना जेम्स मैकर्डनी साहब। वो बोलते हैं 3 S याद रखना, 3S, ट्रिपल S, स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति। ये 3 प्रैक्टिकल फायदे जिसकी आवश्यकता आजकल प्रत्येक मनुष्य को है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो नहीं चाहेगा कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे? आपको सबको चाहिए कि नहीं कि शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे, शरीर निरोगी रहे, किसी प्रकार की बीमारी हमें सताए, है ना? तो ये तो सबको चाहिए। तो वो फायदा आपको मिलेगा जब आप क्या करोगे? सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करोगे इस किताब के पढ़ने के माध्यम से। और जो प्रैक्टिकल चीजें बताई
इस किताब में, तब आपको पहले स्वास्थ्य मिलेगा। अरे स्वास्थ्य तो सिर्फ आसनों के अभ्यास से भी मिलता है। हठयोग में कहते हैं आसनों का अभ्यास करने से शरीर का स्वास्थ्य मिलता है। तो आसनों का अभ्यास जब हम ज़ेन योगा के अनुसार करेंगे ना तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और जैसे ही शरीर में स्वास्थ्य आता है ना तो मन को थोड़ा सा आनंद मिलता है और मन में थोड़ा क्या होता है, सामंजस्य निर्माण होता है। क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस होता है। माइंड क्या हो जाता है, बैलेंस आना शुरू हो जाता है, वो दूसरा फायदा मिलता है। और जब माइंड बैलेंस आना शुरू हो जाएगा माइंड में तो क्या मिलेगा फिर आपको तीसरा फायदा, मन में शांति का अनुभव आप कर पाओगे। तो 3 फायदे मिलेंगे। प्रैक्टिकल फायदा, सेल्फ रियलाइजेशन, ये अल्टीमेट फायदा है, ये फाइनल फायदा है ज़ेन योगा का। लेकिन जब तक वो हासिल हो तब तक हमको 3 फायदे मिलेंगे। मंजू जी कितने फायदे मिलेंगे भाई? 3। कौन से हैं? ट्रिपल एस, स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति मिलेगी। योग के पुराने साधकों के लिए डॉक्टर सहज जी ने ज्ञान के नए क्षेत्र खोले हैं जिससे वो योग की गहराई में जा पाए। देखो यहाँ पे लोग बैठे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नए लोग प्रारंभ करते हैं योग में। कौन है जो बिल्कुल नए नए एकदम, जिन्होंने कभी योग किया ही नहीं? शिवनंदन। हाँ, और कौन है? देखो कुछ लोग हैं ना, 7-8 लोग हैं जिन्होंने कभी योग का अभ्यास किया ही नहीं, उनको अलग फायदा मिलेगा। लेकिन जो जूने हैं, जैसे हमारे चौहान सर जी, इतने जूने योग के क्षेत्र में, कितने साल हो गए? 25 साल हो गए, 20 ईयर्स से योग का अभ्यास कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो जो योग के जूने साधक हैं उनको क्या मिलेगा इस कोर्स करने से? वो योग को और गहराई से समझ पाएंगे और गहराई से क्या कर पाएंगे, वो उसमें डुबकी लगा पाएंगे। और जो नए साधक है जिन्होंने अभी हाथ उठाया था, उनको क्या फायदा मिलेगा भाई? अरे उनको तो योग का इससे बेहतर परिचय कभी हो ही नहीं सकता। कि आप समझो बहुत ही लकी हैं कि डायरेक्टली आप ज़ेन योगा में आ गए और योग का आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है ज़ेन योगा के माध्यम से। यानी इससे बेहतर इंट्रोडक्शन योग का कभी हो नहीं सकता, जिसको मिलने के लिए हमको 14 साल का इंतजार करना पड़ा, 2004 से लेकर 2018 तक। जिनको मिलने के लिए डॉक्टर श्री चौहान सर जी को 20 साल तक इंतजार करना पड़ा, वो नए साधकों को डायरेक्टली मिल रहा है पहले दिन से। तो इससे बेहतर इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो जेम्स मैकर्टनी साहब कहते हैं यह किताब एक जीवन जीने की कला सिखाती है जिसमें जितना ज्यादा अध्ययन होगा उतने ही शानदार पुरस्कार होंगे। आज मैं इन पुरस्कारों का मैं अनुभव कर पा रहा हूं, क्योंकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसका क्या किया है, अध्ययन किया है, स्टडी। तो कह रहे हैं जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतना ही गहराई में जाओगे, और जितना ही गहराई में जाओगे उतने क्या होंगे, आपको लाभ पुरस्कार मिलते जाएंगे। तो सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा, या एक बार 2 दिन का कोर्स अटेंड किया तो सब समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ोगे और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही मन में प्रेरणा होगी कि मैं क्या करूं, इसको अपनी जिंदगी में अपनाऊं। जो एक बार सुनने से शायद अपना नहीं अपनाएंगे आप, लेकिन बार बार जब पढ़ेंगे ना, अरे ये इतना मस्त कह रहे हैं, चला कोशिश तो करूं, अपने लाइफ में इसको अपनाने का प्रयास तो करूं, इतने लाभ बता रहे हैं, तो आपको अंदर से वो प्रेरणा अवश्य मिलेगी। दुनिया के सभी ग्रंथ स्वयं को जानने की आवश्यकता पर सदियों से जोर देते हैं। हमारे जो भी ऋषि मुनि होके गए ना, नानक हो, बुद्ध हो, ये हो, जो भी या आजकल के मॉडर्न गुरुज भी हैं, वो सब एक ही बताते हैं चीज, भाई स्वयं को जानो, सेल्फ को एनालिसिस करो और मैं कौन हूं उसके बारे में जानो। और यहाँ पे बता रहे हैं जेम्स मैकर्टनी साहब, ज़ेन योगा में डॉक्टर सहज जी ने इसी जानने का एक निश्चित मार्ग प्रदान किया। यानी अगर खुद को जानना है ना कि मैं कौन हूं, ये आपको अगर इसका उत्तर चाहिए ना, तो इससे बेहतर किताब आपको मिलेगी नहीं, जो ये बताने को तैयार है कि आप कौन है। आपके माइंड का जब आपको नॉलेज मिल जाएगा ना, तो आपको पूरी बातें सब क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार से जेम्स मैकर्टनी साहब ने यहाँ पे क्या पूरा किया भाई? कौन सा पार्ट हम देख रहे थे? प्रकथन, जिसको क्या कहते हैं? 4 वर्ड। तो हमने समर्पण देख लिया, हमने प्रकथन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है प्रस्तावना, जिसको कहते हैं प्रीफेस।
अब प्रीफेस जो है ये डॉक्टर सहज जी ने लिखी है ना, खुद लिखी है उन्होंने, और ये बहुत बड़ी प्रीफेस है। अगर उसको हम लोग ने यहाँ पे कवर करना शुरू किया ना इस 2 दिनों के कोर्स में, तो 3 लेक्चर्स तो सिर्फ प्रीफेस को ही लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिटेल में उसको कवर करने वाले नहीं, ये आपको खुद पढ़ना है और बहुत ही मस्त है। इंग्लिश किताब में पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश लिखी गई है, हिंदी किताब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि इसमें डॉक्टर सहज जी बताते हैं अपने उस्ताद से उनकी जो पहली भेंट हुई थी, उस्ताद जिनके माध्यम से उनको ये ज़ेन योगा की टीचिंग्स मिली थी, उन उस्ताद से पहली बार जब डॉक्टर सहज जी उनके आश्रम में गए थे, उनकी पहली मुलाकात जब हुई थी, तब क्या चीजें घटी थी उसका पूरा डिटेल व्याख्या इस इंट्रोडक्शन, इस प्रीफेस में यानी प्रस्तावना में डॉक्टर सहज जी ने लिखी है। एक उस्ताद से मेरी भेंट, वो बताते हैं शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि मेरी उस्ताद से क्या है, एक भेंट। और लेकिन उस्ताद भी कोई नॉर्मल उस्ताद नहीं है, वो कोई स्पेशल उस्ताद है। उनको क्या हासिल है, जो ज़ेन योगा में पारंगत हैं और जो ब्रह्मांडीय चेतना को प्राप्त कर चुके हैं। 2 खासियत है उनके उस्ताद की, ध्यान देना। कौन सी 2 खासियत है भाई? पहला तो दैट उस्ताद ज़ेन योगा में पारंगत हैं। पारंगत यानी क्या? एक्सपर्ट हैं। यानी ज़ेन योगा जो किताब आपने लिखी है डॉक्टर सहज जी ने, जो टीचिंग्स उनको उस्ताद के माध्यम से आई थी, तो दैट उस्ताद जो थे वो पूरी तरह से परफेक्ट नॉलेज था उनको किसके बारे में? ज़ेन योगा के बारे में। ही वॉज अ कंप्लीट एग्जाम्पल, पूरा परफेक्ट नॉलेजेबल पर्सन था, उनके उस्ताद थे। और दूसरा खासियत क्या थी? ब्रह्मांडीय चेतना को उपलब्ध थे। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रह्मांडीय चेतना? तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, डॉक्टर सहज जी ने बताया है कि 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस, चेतना का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस या तो अवेयरनेस, ठीक है? तो 3 प्रकार की चेतनाएं होती है। एक होता है सिंपल कॉन्शियसनेस, एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, और एक होता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। सिंपल यानी जो सभी प्राणियों में मौजूद है, जानवरों से लेकर इंसानों में भी क्या है? सिंपल कॉन्शियसनेस होती है। सिंपल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? उसके माध्यम से हमको क्या मिलता है कि वी आर अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स, कि हमारे आजू बाजू में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां दी है। ये तो आपको सबको पता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? कौन सी है 5 ज्ञानेंद्रियां? क्योंकि इसके माध्यम से हमारे पूरी टीचिंग इसके ऊपर आधारित है ज़ेन योगा की। तो क्या है? 2 आंखें, 2 कान, और फिर 1 नाक, और 1 जीभ, और 1 त्वचा यानी टैक्टाइल स्किन। ओके, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान इनके माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, ठीक है? तो ये जो सिंपल कॉन्शियसनेस होती है ना, इसके माध्यम से यानी 5 ज्ञानेंद्रियां सभी जानवरों को भी भगवान ने दी है, उनके माध्यम से हम सजग रहते हैं कि हमारे आजू बाजू में चीजें क्या घट रही है, उसके हिसाब से हम अवेयर रहते हैं। सिंपल कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये सब में। और सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी क्या? ये सिर्फ इंसानों में दी है, ये खासियत खाली क्या है? इंसानों में। जानवरों में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि आजू बाजू में जो चीजें घटती हैं उसके प्रति तो हम सजग हैं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उसके प्रति भी क्या है? हम लोग सजग हैं, अवेयर हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो किसकी खासियत है? इंसानों की, जो कि जानवरों में नहीं पाया जाता। लेकिन इससे भी ऊपर और एक कॉन्शियसनेस है जिसको कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। यानी हम अपने अंदर तो समझ रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चीजें घट रही हैं, लेकिन ब्रह्मांड, कॉस्मिक क्या मतलब होता है? इस पूरे आकाश गंगा ब्रह्मांड में क्या चीजें कहां पे घट रही है, जो इंसान को यहां बैठ के ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हो, उसको क्या कहेंगे हम? कि इस व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना उपलब्ध है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो भी टीचिंग्स इस किताब में, ज़ेन योगा के किताब में डॉक्टर सहज जी ने लिखी है, उनको वो टीचिंग्स आई कहां से भाई? उनके
उस्ताद के माध्यम से, और उनके उस्ताद को क्या हासिल था? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यानी जो नॉलेज उस्ताद के माध्यम से जिनको पूरे ब्रह्मांड में क्या घटता है उसकी जानकारी थी, तो हमारे मन के स्ट्रक्चर के बारे में तो उनको पूरी जानकारी होगी ही। इसलिए जो भी टीचिंग्स इसमें दी गई है वो सही है, और वो ज्ञान क्या है? सच्चा है। ये हमको कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि उनके उस्ताद ऐसे पारंगत थे और उनको वो ब्रह्मांडीय चेतना हासिल कर चुके थे, यानी वो जीवन मरण के चक्कर से क्या हो गए थे? मुक्त हो चुके थे। डॉक्टर सहज जी ने इस प्रस्तावना में अपना पूरा अनुभव हमसे शेयर किया है, जो उनके उस्ताद से पहली बार जब उनकी मुलाकात होती है ना, तो वो पूरा अनुभव इस प्रस्तावना में दिया है। ये 4.5 पन्नों की है। आपका इंग्लिश किताब लेंगे ना तो 4.5 पेजेस हैं, हिंदी में तो और ज्यादा पेजेस हैं, हाँ ना, तो 8-10 पेजेस हैं। ये किसी प्रस्तावना अन्य नॉवेल का एक हिस्सा है जो अपनी आत्मकथा डॉक्टर सहज जी ने लिखी है। डॉक्टर सहज जी ने एक नॉवेल लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखा है, आत्मकथा लिखी है, उसी किताब का जिसका नाम है वेलकम टू द टॉर्चर चैम्बर। क्या है नाम? वेलकम टू द टॉर्चर चैम्बर। ये किताब है जो आत्मकथा डॉक्टर सहज जी ने लिखी है। इसी किताब का एक हिस्सा है, इसी नॉवेल का हिस्सा है ये 4.5 पन्नों की प्रस्तावना जो उस किताब में लिखी गई है। जो उस किताब में डॉक्टर सहज जी ने जब अपने पहले बार उस्ताद से मिले थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, वही सारी की सारी उठाकर इस प्रस्तावना में उन्होंने रखी है। आई बात समझ में? तो 4.5 पेजेस की इस प्रकार से प्रस्तावना है, और ये अन्य नॉवेल का क्या है? एक हिस्सा है। डॉक्टर सहज जी की उनकी उस्ताद से बातचीत का निष्कर्ष ये निकलता है कि उनके उस्ताद यानी ब्रह्मांडीय चेतना को प्राप्त कर चुके बहुत ही प्रगत व्यक्ति थे, जिन्हें जीवन मुक्त परमहंस महाबोधिसत्व कह सकते हैं। जीवन मुक्त यानी वो जन्म मरण के चक्कर से क्या हो गए थे? मुक्त हो चुके थे, और जिनको लेबल क्या देते हैं? महाबोधिसत्व, है ना। एक खास करके जो टर्मिनोलॉजी है ये बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी है, वहां पे ये शब्द यूज करते क्या कि ये महाबोधिसत्व है, और ये क्या है? जैन योगा में पारंगत है, और ये क्या है? जीवन मुक्त परमहंस। परमहंस तो हिंदुओं की टर्मिनोलॉजी है, जैसे स्वामी परमहंस थे, विवेकानंद जी गुरु, तो परमहंस उनको लेबल करते हैं जो जीवन मरण के चक्कर से क्या हो गए थे? मुक्त हो जाते हैं, और उनको ही कहते हैं महाबोधिसत्व, या तो परमहंस या तो जीवन मुक्त। और जो चीज डॉक्टर सहज जी ने भी हासिल की इसी जन्म में, यानी जो उनके उस्ताद को उपाधि थी ना, वही उन्होंने मेहनत करके इसी जन्म में। तो अगर आप ये किताब देखेंगे और डॉक्टर सहज जी का स्टार्टिंग में पेज देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है परमहंस जीवन मुक्त महाबोधिसत्व पीजे सहर। तो जो उपाधि उनके उस्ताद को थी वही कहते हैं इस प्रस्तावना में। जब आप पढ़ोगे तो डॉक्टर सहज जी चाहते थे कि मैं भी अपने उस्ताद के जैसा बनूं, जैसे मैं चाहता था कि मैं अपने उस्ताद के जैसे बनूं। टीचर हमारा एक चौहान सर जी, जैसे उनको पहले मिला कि उनको देखा तो ये मन में ख्याल आया कि मैं भी क्या करूं? आपके जैसे बनूं। तो जैसे ही डॉक्टर सहज जी ने अपने उस्ताद से पहली बार मुलाकात हुई तो उनके मन में एक ही विचार था कि जैसे मेरे उस्ताद जीवन मुक्त परमहंस महाबोधिसत्व की उपाधि उन्होंने हासिल की, उन्होंने ब्रह्मांडीय चेतना को हासिल किया, मैं भी उसी अवस्था तक क्या करूंगा? पहुंचूंगा। और नॉट ओनली पहुंचूंगा, वो पहुंचे, और उन्होंने 2011 में समाधि ली। अभी 2011 में डॉक्टर सहज जी की डेथ हुई है, 79 की एज में उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से वही उपाधि उन्होंने भी हासिल की। हालांकि उन्होंने इंसान का चोला पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किया। इंसानों का चोला तो पहनते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी इंसान के चोले में आए थे, लेकिन वो क्या थे? मुक्त अवस्था प्राप्त कर चुके थे। उन्हें डॉक्टर सहज जी के मन में क्या चल रहा था वो पहले से ही मालूम था। ऐसे लोग जिनको ब्रह्मांडीय चेतना हासिल होती है ना, वो आपके मन में क्या चलता है वो सब क्या कर लेते हैं? पहले से ही पढ़ लेते हैं। तो आप जब ये प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे
कि डॉक्टर सहज जी कुछ मन में सोचते ही हैं और उनके गुरु को क्या पता चल जाता है, पहले से ही पता चल जाता है, और उसके लिए उन्होंने तैयारी भी की थी। और ऐसा कहते भी हैं, उनको कहते हैं उनके उस्ताद कि तू ऐसा मत समझ कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आया है मुझसे मिलने। अरे ये हमारी मीटिंग्स तो पूर्व निर्धारित थी, और ये वो समय है जब हम लोग को क्या था, मिलना था। ये सारी जानकारी उनके उस्ताद को पहले से ही थी, और इतनी तैयारी करके रखी थी कि इस बेड की कि उन्होंने नैपकिन एक बनाया था। जब ये मीटिंग्स पूरी होती है ना, जब उस्ताद की उनके साथ मीटिंग पूरी होती है और मीटिंग के बाद उनको जाके भोजन करना होता है, तो भोजन कक्ष में जब पहुंचते हैं तो हाथ धोते हैं डॉक्टर सहज जी। हाथ धोने के बाद उनको एक नैपकिन दिया जाता है। उस नैपकिन पर भी लिखा था क्या, पीजे सर, वो लिखा हुआ था उस नैपकिन पे नाम। यानी इनको पूरी जानकारी थी इनके उस्ताद को कि हमारी मीटिंग होने वाली है और मैं उनको ये बात बताने वाला हूं, और फिर मैं उनको ये टीचिंग्स दूंगा, और ये मानवता के लाभ के हेतु ये किताब का स्वरूप लेगी, और जिससे बहुत सारे लोगों को क्या होगा, भला होगा। इस उद्देश्य के साथ उस्ताद ने उनको ये टीचिंग्स दी थी। इससे हमको ये आश्वासन मिलता है कि जो भी इस किताब में डॉक्टर सहज जी ने अपने उस्ताद के मार्गदर्शन में लिखा है वो क्या है, पूरी सच्चाई है। और एक कारण है इसको हम सच क्यों मानेंगे, और क्योंकि इस किताब की जो ज्ञान है वो आधारित किस पर आधारित है, मैंने आपको कहा पतंजल योग सूत्रों पर आधारित है। इसलिए हमको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि पतंजलि योग सूत्र में जो भी दिया है ना, वो कोई भी चीज गलत नहीं दी है। कभी भी आप उसको गलत सिद्ध नहीं कर सकते हो। ये अलग बात है, आपको उसको एक्सपीरियंसेस मिलते नहीं है, क्योंकि हमारी अभी तक तपस्या, हमारी साधना हम लोग उतनी तरह कर नहीं पाते हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया है। डॉक्टर सहज जी ने जो इस किताब में लिखा है वो सारे परिणाम हमको मिल सकते हैं, लेकिन तब मिलेंगे जब हमारी साधना उतनी उच्च तरीके से हम लोग करेंगे तो मिलेंगे। इस प्रकार से प्रीफेस यहाँ पे पूरा होता है। डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आप पर सुन सकते हैं उसको और किताब से पढ़ भी सकते हैं। अब हम जाते हैं लेखक की टिप्पणी यानी ऑथर्स नोट की तरफ। पांडुलिपि मतलब क्या होता है? एक छोटी सी किताब, ऐसा पांडुलिपि यानी ऐसा छोटा सा ग्रंथ बोल सकते हैं उसको, ग्रंथ है ना। पतंजलि योग सूत्र का ग्रंथ, ऐसा छोटा सा स्वरूप दिया था, ऐसा पांडुलिपि उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम ऑथर्स नोट की तरफ जाते हैं। ऑथर्स नोट यानी ये डॉक्टर सहज जी ने लिखा है, वो बताते हैं कि इस किताब को किस तरह से उन्होंने 2 पार्ट्स में लिखा है, और 2 पार्ट्स का उद्देश्य क्या है वो यहाँ पे बताएंगे। डॉक्टर सहज जी कहते हैं इस किताब को उन्होंने 2 भागों में लिखा गया है। भाग 1 क्या है, भाग 1 में व्यवहारिक विधियां हैं और सूत्र हैं जिन्हें सरल भाषा में लिखा गया है, जो कोई भी समझ सकता है। अरे इतना सरल नहीं है समझना, बोल तो दिया है उन्होंने, पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, बहुत डिफिकल्ट जाता है। मुझे थोड़ा थोड़ा इसलिए समझा था क्योंकि मुझे क्या था, पतंजलि योग सूत्रों का बैकग्राउंड था, और डॉक्टर आशीष शुक्ला जी की हिंदी में कमेंट्री थी, तब जाके किताब को थोड़ा मैं समझ पाया था। अकेले में पढ़ने की कोशिश करोगे तो सब जाएगा। हमारा एक साधक थे जो लास्ट बैच में आए थे, उनका एक फिक्स शब्द था, जा सब बाउंसर जाएगा। क्या जाएगा, बाउंसर जाता है ना सर के। किताब क्रिकेट तो देखते होंगे लोग, बाउंसर फेंकते हैं तो सर के क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ऐसा अकेले पढ़ने की कोशिश करोगे तो सब बाउंसर जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 दिनों में समझोगे तो सब चीजें यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फिट होते। अभी तक समझ में आ रहा है ना, कुछ बाउंसर तो नहीं आ रहा ना। जब बाउंसर जाओ तो ऐसा एक्शन करके बताना कि चीज बाउंसर चले गई तो मैं थोड़ा और उसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो ये कहते हैं सरल भाषा में, लेकिन इतनी सरल भाषा है नहीं। कुछ अध्याय पूरी तरह से योग के नए आरंभकर्ताओं के लिए लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ है ना नए लोग जो बिल्कुल योग के क्या है, आरंभ करते हैं। तो डॉक्टर सहज जी लिखते हैं कि कुछ अध्याय मैंने लिखे हैं जो कि क्या है, जो बिल्कुल बेचारे नए लोग हैं ना योग में, उनको भी समझ में आए। लेकिन यहाँ पे देखो कितने हम्बल हैं, कितने क्या है, विनम्र हैं डॉक्टर सहज जी। इमीडिएटली ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, इसलिए उन्नत पाठक कृपया मुझे बर्दाश्त करें।
क्योंकि कुछ कुछ लोग तो उन्नत पाठक होंगे। अब चौहान सर जैसे, यानी जिन्होंने योग में पहले से ही योग सीखा है और सिखाया है लोगों को, हमारे मंडलिक गुरुजी, जब उनको मैंने किताब दी, जब उन्होंने किताब पढ़ा, तो वो तो क्या है, उन्नत पाठक हैं, जिनको योग का पहले से नॉलेज है। सदगुरु जी अगर वो किताब उठाए, उन्नत पाठक है। तो ऐसे कोई किताब पढ़ने लगे तो डॉक्टर सहज जी उनसे माफी मांगते, कहते हैं भाई उन्नत पाठक मुझे बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि मैंने क्या किया, ये किताब नए प्रारंभकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए किताब लिखी है, इसलिए कुछ कुछ चीजें आपको बहुत ही बेसिक लगेगी, इतना क्या बेसिक लिखा है किताब में, लेकिन उन्नत पाठकों से इसलिए वो माफी मांगते हैं। आगे बताते हैं कि अभ्यास और विधियां जो इस किताब में दी है वो चेतना के विस्तार का मूल कारण नहीं है, बल्कि वो सहायक है रुकावटों को हटाने में। ठीक उसी तरह जैसे किसान अपनी जमीन को बुआई से पहले तैयार करता है। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट 1 में जो अभ्यास, जो प्रैक्टिकल अभ्यास दिया गया है, जो सूत्र दिए गए, जो विधियां दी गई हैं इस किताब में, उससे आप ऐसा मत समझना कि हम तो सिंपल कॉन्शियसनेस में जीते हैं और ज्यादा ज्यादा हमारे पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये किताब पढ़ेंगे और हमको क्या हो जाएगी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हासिल हो जाएगी। ऐसा मत समझना कि डायरेक्टली आपकी कॉन्शियसनेस को एकदम ऊपर नहीं लेके जाएगा, लेकिन एक काम करेगा। ये जो अभ्यास और विधियां इस किताब में पार्ट 1 में दी है, वो एक काम जरूर करेगी। भले ही आपकी कॉन्शियसनेस इससे इंप्रूव हो ना हो, लेकिन इस मार्ग पे जब आप चलते हो तो जो रुकावटें आती है, क्या आती है, देयर आर सर्टेन हर्डल्स व्हेन यू प्रोग्रेस ऑन दिस पाथ। जब योग के पाथ पे चलते हो ना, तो 2500 साल पहले, मंजू मैडम, 2500 साल पहले पतंजलि मुनि को भी मालूम था कि जब योग के मार्ग में लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ बाधाएं आती हैं। क्या आती हैं, कुछ हर्डल्स आती हैं। तो ये जो किताब में अभ्यास और विधियां दी है, ये आपके कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन जो रुकावटें आने वाली है ना आपके मार्ग में, उसको क्या करेंगे, वो हटा देंगी। ये ऐसे ही है जैसे एक किसान अपनी जमीन को क्या करता है, पहले उसकी जुताई करता है सीड्स को बोने से पहले। ये समझो आपकी जमीन की क्या हो रही है, जुताई हो रही है। ये रुकावटें हटेंगी तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, सिंपल से सेल्फ, सेल्फ से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक आप प्रगति कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं। पहले क्या करेंगे, रुकावटों को हटाना पड़ेगा, और वही हटाने का काम ये किताब करेगी। कुछ विचार परस्पर विरोधी दिखाई देंगे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि खास करके जो लोग अपनी बोट को एम्प्टी नहीं करेंगे ना, आपको मैंने इसकी चेतावनी दी थी कि आप अपने बोट को क्या करो, नाव को खाली करो। यहाँ पे कुछ अलग नॉलेज भरा रहेगा और ये नया नॉलेज आप देखोगे, आप उसे क्या करोगे, कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको क्या लगेगा, मेरे को तो कुछ ज्ञान अलग है, ये तो कुछ ज्ञान अलग है, ये तो मुझे कुछ विरोधी दिखता है, ऑपोजिट दिखता है, तो आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वही डॉक्टर सहज जी कहते हैं कुछ विचार बिल्कुल विरोधी भी आपको लग सकते हैं। वो इसलिए नहीं कि मैं दो मन का हूं, कि मेरे माइंड में कुछ द्वंद्व चल रहा है इसलिए मैंने ऐसे विचार रखे हैं जो शायद आपको विरोधी लगे, लेकिन पाठकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो स्वीकार न करें जो लिखा गया है, परंतु आराम से बैठे और विचार करें। डोंट एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली, उसको ऊपर ध्यान से सुनो, पढ़ो और फिर विचार करो, तो आपको जो शायद पहले विरोधी लगता हो वो आपको शायद बाद में विरोधी न लगे। इसलिए डॉक्टर जी सहज जी कहते हैं कि किताब को कम से कम क्या करो, 2 बार जरूर पढ़ो, उसके बाद कुछ सोचो कि दिमाग में पटा कि नहीं जो विचार दिया गया। तो इसलिए कहते हैं जहां पर भी इस प्रकार का विरोध हो, दूसरी बार पढ़ने से यह व्याख्या को साफ और क्या कर देगा, प्रकट कर देगा। यानी जो पहला समझ में नहीं आई ना बात, वो दूसरी बार, मैं तो समझता हूं दूसरी बार नहीं 10 बार पढ़ोगे ना, तो शायद कुछ बातें जो नहीं समझ में आई थी वो समझ में जरूर आ जाएंगी। क्योंकि क्या है ना, बेस क्या है, इस किताब का बेस है पतंजलि योग सूत्र। तो कोई भी चीज गलत दी नहीं गई है, लेकिन हमको क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे मन में पहले से ही कुछ फिक्स पैटर्न्स बना के रखे हैं हमने, और वो पैटर्न्स जाते नहीं है, इसलिए नई चीज को हम क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते नहीं है। आगे बताते हैं, भाग 1 में जो मार्गदर्शन दिया है और विधियां दी है, वो सिफारिश किए गए मुख्य कार्यों के लिए, जैसे
भोजन, नींद, सेक्स, सांस लेने की प्रक्रिया। अब आप कहते हो हम लोग यहाँ पे आपको कौन सा बात पढ़ाने वाले हैं भाई इस कोर्स में 2 दिन में? पार्ट 1। और पार्ट 1 में क्या बोलते हैं डॉक्टर सहज जी? जो विधियां दी गई वो किस पर आधारित है? कौन सी 4 चीजें बता रहे हैं यहाँ पे? जरा पढ़ो तो सही। क्या है भाई? भोजन। और क्या? भोजन यानी फूड। और क्या बोल रहे हैं? नींद। और क्या बोल रहे हैं? सेक्स। और क्या बोल रहे हैं? सांस लेने की प्रक्रिया। तो आप बोलोगे यानी 2 दिन हमको बुलाया है और हमको पढ़ाओगे और नाम दिया है कोर्स का ज़ेन योगा, यानी आपको हम ध्यान योगा कराएंगे और आप बोल रहे हो भोजन, नींद, सेक्स और सांस लेने। तो हमको यही सिखाने वाले हो 2 दिन में? हाँ भाई हाँ, यही इसी के ऊपर आधारित है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इन 4 चीजों के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली ना, वो अवश्य अपने मन को क्या करेगा? ध्यान के लायक बना देगा। क्योंकि ये चीजें हमारे कनेक्टेड है माइंड से, तो इसी के ऊपर आधारित है और इसी के ऊपर हम समझेंगे कि कैसे। अरे भोजन तो हम बहुत दिनों से खाते रहे, भोजन के बारे में क्या नया बताओगे हमको भाई आप? नींद तो हम सोते आ रहे हैं, बचपन से सोते आ रहे हैं, तो नींद के बारे में क्या नया बताएंगे? वही तो बताएंगे यहाँ पे आपको। सेक्स के बारे में क्या बताओगे? सांस तो बचपन से चल रही है हमारी, आज भी चल रही है, क्या बताओगे नया सांस? लेकिन सांस की एक टेक्निक बताएंगे, एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसका आपको कल से यहाँ पे प्रैक्टिकल अभ्यास मिलेगा, तो समझेगा कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे श्वास की प्रक्रिया। तो इन 4 चीजों के ऊपर मेन आधारित है भाग 1 की जो भी अभ्यास और विधियां है। ये एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत करने के ख्याल से नहीं है। कुछ लोग बोलोगे ये क्या चीज है नया, एक कुछ नया आपने थ्योरी बनाई है। डॉक्टर सहज जी का किताब में पार्ट 2 में कोई साधक पूछता है और उनसे क्वेश्चन आंसर में कि जो आप बना रहे हो ये क्या नई थ्योरी है कि जुना कुछ है? अरे नई थ्योरी नहीं है ये। डॉक्टर सहज जी कहते हैं कोई नया सिद्धांत हम प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसका प्रयोग किया गया है अलग अलग लोगों पर और परिणाम सभी में क्या हुआ है? अच्छे देखे गए। यानी ये डायरेक्टली आपको नया थ्योरी लेके आके नहीं दे रहे हैं कि भाई भोजन को कंट्रोल करोगे, नींद को कंट्रोल करोगे, सेक्स को कंट्रोल करोगे, सांस को कंट्रोल करोगे तो क्या होगा? मन के ऊपर कंट्रोल आएगा। ये नया थ्योरी नहीं बता रहे हैं, इसका प्रयोग किया गया है अलग अलग लोगों के ऊपर, अलग अलग सेक्स के लोगों के ऊपर, अलग अलग एज के लोगों के ऊपर, अलग अलग संविधान के लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया गया और हर एक मामले में क्या मिला कि निष्कर्ष बहुत ही क्या हुए, परिणाम क्या हुए? अच्छे मिले। उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। भाग 2 जो है सेकंड पार्ट है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, यह दर्शाने के लिए कि जो भाग 1 में अभ्यास और विधियां बताई है, यानी जो चीजें अभी बताई आपको, क्या बताई? भोजन, नींद, सेक्स, सांस लेने की प्रक्रिया, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, उसको डिटेल में कैसे बताया? भाग 2 में बताया। इसके साथ साथ उसमें कुछ उन्नत अभ्यासों का भी वर्णन भाग 2 में बताया गया। निष्कर्ष के तौर पर अब यहाँ पे निष्कर्ष फाइनली बताते हैं, फाइनल लाइन। कौन? डॉक्टर सहज जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? ऑथर्स नोट पे आए हम लोग, लेखक की टिप्पणी, उसमें डॉक्टर सहज जी फाइनल लाइन बताते हैं। निष्कर्ष के तौर पर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर केपलर का कथन दोहराते हैं। एक केपलर करके हैं, एक बड़े एस्ट्रोनॉमर है ना, उनका कथन क्या है, उनका कुछ लाइन्स है, उनको यहाँ पे उन्होंने डाला है डॉक्टर सहज जी ने। बाद में आपको बता दूं, डॉक्टर सहज जी ने जो किताब लिखी है ना, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस लिए, बिब्लियोग्राफी लिखा है पीछे। आप देखोगे ना जब आप पीछे पढ़ोगे तो कम से कम 250 से ऊपर क्या है, उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को रिफर करके बाद में जाके क्या बनाए, ये किताब बनाई है। तो उसी में से एक छोटा सा सेंटेंस केपलर का यहाँ पे डालते हैं डॉक्टर सहज जी। अगर आप मुझे माफ करते हो, अगर आप मुझे माफ करते हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कोई आपसे नाराज हो और फिर आपको कोई माफ कर दे तो कितने आप खुश हो जाते हैं, अरे मैंने गलती की फिर भी सामने वाले ने क्या किया, मुझे माफ कर दिया। तो अगर आप मुझसे नाराज हो या तो क्या हो जाओगे, मुझे माफ करते हो तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। अगर आप मुझ पर क्रोधित हो तो मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। क्या कह रहे हैं?
अगर आप मुझे माफ करते हो तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर आप मुझ पर क्रोधित हो तो भी मैं क्या करूंगा, इसको बर्दाश्त कर लूंगा। सांचा डल चुका है ना, द डाई हैज बीन कास्ट, सांचा डल चुका है, यानी डाई बन चुकी है, किताब लिखी जा चुकी है। आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए जो किताब आपके मन में इच्छा थी मुझे मिले, और जो मेरे मन में भी क्या थी, बहुत इच्छा थी कि ऐसी कोई किताब मिले जो भगवान बुद्ध और पतंजलि को क्या करे, कंबाइन करे, वो किताब लिखी जा चुकी है, सांचा डल चुका है। यह किताब पाठक के लिए सदियों इंतजार कर सकती है। ये किताब, अगर आपको एक किताब मिल गई ना और आपने घर में जाके उसको खोला नहीं ना, तो ये किताब आपके लिए सदियों तक क्या कर सकती है, प्रतीक्षा कर सकती है। ठीक जैसे ईश्वर ने एक प्रेक्षक के लिए 6000 साल क्या की, प्रतीक्षा की थी। ऐसा क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि भगवान ईश्वर ने क्या किया, इस धरती को बना दिया और 6000 साल लगे इंसान को इस धरती पे आने के लिए। तो 6000 साल पहले किसने इंतजार किया, उस ईश्वर ने 6000 साल पहले इंतजार किया इंसान के आने का। तो ये किताब भी आपके लिए प्रतीक्षा करेगी, अनगिनत समय तक प्रतीक्षा करेगी, जब तक आप उसको खोल के पढ़ोगे नहीं। ये कथन किसका है, केपलर ने लिखा है। तो अगर आप मुझे माफ करते हो तो मैं खुश हूं, अगर आप मुझसे क्रोधित हो तो मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा। किताब लिखी जा चुकी है, डाई कास्ट की जा चुकी है, ये आपका किताब सदियों तक इंतजार कर सकती है। ये है ऑथर्स नोट। ठीक है, तो हमने क्या क्या कहां पे कवर कर लिया अब तक, क्या क्या कवर किया स्टार्टिंग से लेके, डेडिकेशन, समर्पण, उसके बाद क्या किया हमने, फॉरवर्ड यानी प्रकथन, जो किसने लिखा है, जेम्स मैककर्टनी साहब ने लिखा है। उसके बाद हमने क्या कवर किया, प्रीफेस यानी प्रस्तावना, जो कि एक उस्ताद से मेरी भेंट, डॉक्टर सयाजी 4.5 पन्नों की वो प्रीफेस बताते हैं। और उसके बाद हमने कवर किया ऑथर्स नोट यानी लेखक की टिप्पणी। यहाँ पे हम लोग ने बेसिक कवर कर लिया। नाउ वी गो टू द इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या जा रहे हैं अभी, इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, कम से कम 18-19 पेज का क्या है, इंट्रोडक्शन है। और जिस आदमी ने इंट्रोडक्शन मिस किया तो उसको ये किताब पढ़ने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग 3 लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर और अगले 2 लेक्चर्स और हम लोग करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ही पूरा करेंगे। और जब तक इंट्रोडक्शन समझा नहीं तब तक आगे कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं। तो पहली बात समझो कि इस किताब को 2 पार्ट्स में लिखा गया है, बरोबर है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का क्या है, शीर्षक क्या है, ये है शीर्षक, व्यावहारिक जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग क्या होता है। कि जो आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअलिटी का जो नॉलेज है, आप बोलोगे हम लोग स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज लेने को आए हैं, तो इसका कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ उपयोग होने वाला है। हम लोग जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, दूसरों के साथ हम व्यवहार करते हैं, उसमें कुछ लाभ मिलता है कि नहीं स्पिरिचुअलिटी का, वही शीर्षक क्या है, पार्ट 1 ऑफ दिस बुक। कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो आप यहां से गेन करने वाले हो इस किताब से, उसका उपयोग क्या होता है। यह है शीर्षक किसका, पार्ट 1 का। अब पार्ट 1 का स्टार्टिंग कैसे होता है, इंट्रोडक्शन से, जिसको कहते हैं विषय परिचय। और विषय परिचय का टॉपिक क्या है, उसका शीर्षक क्या है कि आध्यात्मिक सफलता के नियम। If you want a success in spirituality, आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कुछ नियमावली है, उसके लिए कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। उसको अगर आप पालते हो तो स्पिरिचुअलिटी में क्या हो जाओगे, जल्दी सक्सेस हासिल करोगे। तो वो स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस हासिल करने के लिए कौन से नियम है, वो किसने बताए हैं, इंट्रोडक्शन में। डॉक्टर सयाजी ने पार्ट 1 में 17 अध्याय लिखे हैं। कितने हैं, कितने 17 चैप्टर्स हमको 2 दिन में कवर करने हैं। तो 17 अध्याय हैं, लेकिन उस 17 अध्यायों से पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है।
और इंट्रोडक्शन को मैं कहता हूं महाअध्याय, यानी इसको मैं कहता हूं पहला अध्याय। तो अगर ये पहला है और वो 17 है तो कितने हो गए टोटल? 18 अध्याय। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो कितना मेल खाती है, यानी ये महागीता है। अगर वो गीता है तो ये भी 18 अध्याय वाले क्या है? महागीता है, जिसका पहला अध्याय यानी इंट्रोडक्शन अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसमें बताएं ज़ेन योगा क्या है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। ज़ेन योगा मैंने ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज़ेन एंड योगा। इसमें ज़ेन जो है वो बौद्धों का शब्द है और योगा जो है वो हिंदुओं का टर्म है। यानी पतंजलि मुनि ने योगा ये टर्म दिया हमको, और ज़ेन यानी ये क्या है? बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में जापान में जाके जब ध्यान गया तो क्या बन गया? वो ज़ेन बन गया। तो बुद्ध और पतंजलि का मिश्रण है ज़ेन योगा। आई बात समझ में? यानी इज इक्वल टू ज़ेन योगा इज इक्वल टू क्या कहेंगे? ध्यान योगा। ठीक है, तो ज़ेन योगा एक्चुअली क्या है तो यहाँ पे बताते हैं, बहुत ही बड़ों से डेफिनेशन बताते हैं ज़ेन योगा का यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में, कि ज़ेन योगा व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक अभ्यासों का क्या है? विज्ञान है। व्यवस्थित है यानी बहुत ही क्या है? सिस्टमैटिक है। अभ्यास यानी प्रैक्टिकल अभ्यास, जो प्रैक्टिकल जो मैंने हम लोग डिसिप्लिन्स है जो हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग अभ्यास लाइफ में अपना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, वो विधियां दी गई है यहाँ पे। लेकिन वो क्या है? मनोवैज्ञानिक है, यानी क्या है? साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का क्या है? ये साइंस है। ज़ेन योगा क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। आई बात समझ में? सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का क्या है? ये विज्ञान है ज़ेन योगा। और जिसकी सहायता से, यानी जो अभ्यास जो प्रैक्टिसेस इस ज़ेन योगा में दिए गए हैं, उसकी सहायता से कोई भी मनुष्य केवल कुछ ही वर्षों में विकास की एक ऐसी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसे अवस्था को पहुंचने के लिए अभी मानव जाति को इस धीमी सर्पिल गति से चलने वाले क्रमिक विकास के माध्यम से असंख्य जन्म लगेंगे। बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन समझ में लो कि ज़ेन योगा क्या है? एक सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल अभ्यासों का एक विज्ञान है। इन अभ्यासों का जो पालन करेगा, जो इसको अपनी जिंदगी में अपनाएगा, वो व्यक्ति कुछ ही वर्षों में, यानी विद इन फ्यू इयर्स या विद इन 1 or 2 लाइफ में, वो उस अवस्था तक पहुंचेगा। वो फाइनल अवस्था अभी बताई थी ना आपको, क्या बताई थी मैंने आपको? फाइनल अवस्था क्या है? आत्म साक्षात्कार, है ना? क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। ये हमारा उद्देश्य है। तो जो व्यक्ति इन अभ्यासों को जो इस किताब में दी गई है उसको अगर सिस्टमैटिकली फॉलो करता है अपने लाइफ में, तो कुछ ही वर्षों में क्या हो जाएगा? उस फाइनल अवस्था यानी आत्म साक्षात्कार तक वो पहुंच सकता है, जिसे जो दूसरे व्यक्ति जो इसका पालन नहीं करते हैं उनको कितने जन्म लेने पड़ेंगे? असंख्य जन्म लेने पड़ेंगे। और ऐसा कहा गया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हम तमस यानी अंधेरे से लेके हम ज्योतिर यानी प्रकाश की तरफ हम जा रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, इसको कहते हैं स्लो सर्पिल गति, स्लो स्पाइरल मूवमेंट से ये पूरा ब्रह्मांड, यानी इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव जंतु और जो मनुष्य हैं, हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अज्ञान से लेके ज्ञान की ओर, अंधेरे से लेके उजाले की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन कैसे जा रहे हैं? धीमी सर्पिल गति, स्लो स्पाइरल मूवमेंट, यानी हम सबका क्रमिक विकास हो रहा है। हम सबका क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे हमारा कहते हैं बंदरों से हम इंसानों का इवोल्यूशन हुआ, तो हम सबका इवोल्यूशन हो रहा है। यानी एक दिन ऐसा आएगा
जब पूरे ब्रह्मांड के सभी मनुष्य क्या हो जाएंगे, इनलाइटन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन उनको हासिल हो जाएगी। लेकिन उसको कितना समय लगेगा, असंख्य करोड़ों जन्म लगेंगे। जो ज़ेन योगा की टीचिंग्स को अपनाएगा नहीं और ऐसे ही उसकी प्रगति होगी, उसको कितने समय लगेगा, असंख्य जन्म लगेंगे। लेकिन जो इन अभ्यासों को फॉलो करेगा, अपनी लाइफ में अपनाएगा और उसको फॉलो करके बढ़ता रहेगा आगे, उसको कुछ ही जन्मों में या कुछ ही वर्षों में वो सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करेगा। तो आपको अनेक जन्म चाहिए कि इसी जन्म में चाहिए? तो जिसको इसी जन्म में चाहिए वो क्या करेगा, इसकी विधियों को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। इसी विधियों के सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को क्या नाम दिया गया है, ज़ेन योगा। यानी ज़ेन योगा हमको ऐसी विधियां देगा जिससे हम अपने उद्देश्य की तरफ जा पाएंगे। और हमारा उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि हर एक मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पैदा ही मनुष्य योनि में इसलिए हुए हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से क्या कर पाए, खुद को मुक्त कर पाए। नहीं तो फिर वही एक बार मरे फिर जन्मे, फिर मरे फिर जन्मे, ऐसा जन्म बार बार लेना पड़ेगा। कब तक, जब तक हम खुद को क्या करते हैं, मुक्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक तंत्र मिल रहा है हमको, जो हमको उस जन्म मरण के चक्कर से कुछ ही वर्षों में या कुछ ही जन्मों में हम क्या करने वाला है, मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए हम उसको पालन करेंगे। आगे बता दें ज़ेन योगा का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ज़ेन योगा। मस्तिष्क के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बेहतर समझ के माध्यम से मन की एकाग्रता पाना, यह ज़ेन योगा का उद्देश्य है। मेन पर्पस ऑफ ज़ेन योगा इज टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, मन को एकाग्र कर पाना, ये उद्देश्य है मन का। लेकिन मन को एकाग्रता कर पाना डायरेक्टली संभव नहीं होगा जब तक आपने इस मन का आपके ब्रेन से, वो भी खास करके ब्रेन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्या संबंध है, जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक हम मन की एकाग्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेन की एनाटॉमी एंड ब्रेन की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी यानी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी यानी ब्रेन का कार्य क्या है, उसको बेहतर समझ के फिर मन की एकाग्रता हासिल करना, ये क्या है, मेन पर्पस। तो मेन पर्पस है मन की एकाग्रता पाना। ज़ेन योगा का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि वही तो है ध्यान योगा। ध्यान योगा मतलब क्या, मन की एकाग्रता। तो वो हासिल करना है, लेकिन वो हासिल कैसे होगा, जब हम ब्रेन को स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं। क्यों ऐसा समझना है, क्योंकि आपके मन के कुछ हिस्से किससे कनेक्टेड है, आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। इसलिए ब्रेन को पहले समझना पड़ेगा। अब ये मन क्या है, अरे मन क्या है, इसको डिफाइन तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, लेकिन बरोबर कोई कर नहीं पाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर सयाजी मन का डेफिनेशन देते हैं कि मन क्या है, सूक्ष्म स्पंदन, सटल वाइब्रेशंस, या उसको बोलते हैं रोटेशंस, है ना, से युक्त एक कार्यात्मक प्रणाली है, एक फंक्शनिंग सिस्टम है। फंक्शन तो जिसका समझता है, लेकिन देख हम उसको पाते नहीं। वी कैन रियलाइज, उसका अनुभव ले सकते हैं मन का, कि मेरे मन में ऐसे ख्याल आया, मेरा मन आज बहुत खुश है, मेरा मन आज क्या है, बहुत दुखी है। तो ये अनुभव ले पाते हैं। लेकिन बताओ, दिखाओ मन खुश कैसा है आपका, दिखाओ कैसा दुखी है, तो वो दिखा हम नहीं सकते। तो इससे कार्यात्मक यानी फंक्शनल प्रणाली है, लेकिन किससे बनी हुई है, सटल वाइब्रेशन से बनी हुई है। ये वाइब्रेशंस कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल कवर करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। लेकिन इतना समझ लें कि मन क्या है। अब मन क्या है, इसके कुछ खंड है। हमने अपनी सुविधा से इस मन को समझने के लिए 4 सेक्शंस में इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। मन के कितने सेक्शंस हैं, 4 खंड, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4।
क्योंकि हमको मन को गहराई से समझना है, इसलिए वी हैव डिवाइडेड मन को कितने सेक्शंस में? 4 सेक्शंस में, 1 2 3 4। अब ये 4 सेक्शन कैसे कैसे, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके फंक्शंस क्या है और कैसे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका जो सेक्शन 1 है, मन का सेक्शन 1 खंड 1, वो किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से नजदीक से जुड़ा हुआ है। इट इज मोस्ट नियरली कनेक्टेड विथ योर ब्रेन। और यही एक सेक्शन है जो हमारे में मौजूद है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको समझना है प्रॉपरली, तो हमको किसको समझना पड़ेगा? पहला ब्रेन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। अब सेक्शन जो 4 है, वो कहते हैं आत्मा के नजदीक है, ऐसा मानते हैं, पक्का नहीं है। हा? क्या बोलते हैं? आत्मा के नजदीक है ऐसा मानते। कितने शब्द बरोबर से प्रयोग किए डॉक्टर सहज जी ने। सेक्शन 1 के लिए नहीं लिखा है कैसा मानते हैं कि सेक्शन 1 आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, वहां पे लिखा है सेक्शन 1 इज कनेक्टेड विथ योर ब्रेन। दैट मींस वी आर डेफिनेट कि सेक्शन 1 आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। बट सेक्शन 4 के बारे में वी आर नॉट सो श्योर, बट ऐसा मानते हैं कि वो क्या है? दैट इज द सीट ऑफ योर सोल, यानी आत्मा का क्या है? स्थान क्या है? सेक्शन 4 है। अब सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 ऑफ योर माइंड, ये सिद्धियों का स्थान है। क्या है? विभूतियां, सिद्धियां। समझता है आपको सिद्धियां यानी क्या? सिद्धियां यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसका मतलब क्या है? कि जो ज्ञान हमें बिना पंच ज्ञानेंद्रियों के इस्तेमाल करने से हासिल होता हो, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। यानी हमें जानकारी तो हो रही है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिना इंद्रियों का इस्तेमाल किए हुए जो ज्ञान हमको मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको योग की भाषा में क्या बोलते हैं? सिद्धियां, या भगवान कृष्ण की भाषा में कहेंगे विभूतियां। जो विभूतियां भगवान कृष्ण को भी हासिल थी, और वो विभूति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दी जब उनको कहा कि मेरा विराट रूप देख। तो नॉर्मल आंखों से तो बेचारा देख नहीं पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विशेष उनको दृष्टि दी, जिसकी वजह से उनका विराट रूप दर्शन वो कर पाया। और यही विभूति उन्होंने संजय को भी दी। कौन था संजय? धृतराष्ट्र का जो व्याख्या कर रहा था ना, तो धृतराष्ट्र को पूरा सीन, जैसे हम लोग आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते तो सब देखते हैं, अमेरिका में बैठ के लोग कैसे देखते हैं। तो उस समय पे, उस जमाने में धृतराष्ट्र को, संजय को ऐसी विशेष दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने दी कि तू यहाँ पे बैठ और धृतराष्ट्र को अपने रूम में बैठ के पूरी व्याख्या बता। इसे धृतराष्ट्र की उत्सुकता थी, संजय बता तो सही, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों ने क्या किया? भगवत गीता की शुरुआत ही वहीं से होती है ना? तो वो दृष्टि उनको हासिल थी, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। नॉर्मल आंखों से तो हम कुरुक्षेत्र में बैठ के क्या चल रहा नहीं देख सकते ना, ये उसके बिना जो सेंसेशन था उसको बोलते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या है? ये आपको कभी हासिल होगी सिद्धियां, जब आपका क्या डेवलप हो जाएगा? सेक्शन 3 ऑफ योर माइंड इज डेवलप। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? सिद्धियां। और जिसका वर्णन तो हमारे पतंजलि मुनि ने 3रे पाद में बताया है। पतंजलि मुनि का बताया ना, ये ग्रंथ किस पर आधारित है? जैनों का किस पर आधारित है? पतंजलि योग सूत्र। और पतंजलि योग सूत्र के कितने सूत्र हैं? 196। उसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। 4 चैप्टर, जैसे यहाँ पे 4 सेक्शन ऑफ माइंड है ना, वैसे 4 चैप्टर्स हैं। समाधि पाद, यानी पहला चैप्टर क्या है? समाधि पाद। दूसरा है साधन पाद। तीसरा है विभूति पाद, यानी सिद्धि पाद। और चौथा है कैवल्य पाद। ऐसे 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है 196 सूत्रों को। पहले पाद में है 51 सूत्र,
दूसरे पाद में है 55 सूत्र, तीसरे पाद में है 56 सूत्र, और बचे 34 सूत्र वो क्या है, तीसरे चौथे पाद में। इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो जो तीसरा जो पाद है पतंजलि योग सूत्र का, वो है विभूति पाद, यानी जहां पे पतंजलि मुनि ने भी बताई है कि जब आदमी इस क्षेत्र में प्रगति करता है तो उसको कुछ क्या मिलती है, सिद्धियां हासिल होती हैं, जिसको कहते हैं विभूतियां। लेकिन वो कैसे हासिल होती हैं उसका तंत्र बताया है किसने, डॉक्टर सहर जी ने, कि जब आपका सेक्शन 3 ऑफ योर माइंड डेवलप्स तब आपको क्या मिलती है, सिद्धियां हासिल होती हैं। तो सेक्शन 1 किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से। सेक्शन 4 को क्या मानते हैं हम लोग, आत्मा से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 3 किसका स्थान है, सिद्धियों का। अब बाकी क्या बचता है, सेक्शन 2। सेक्शन 2 एक ऐसा सेक्शन है जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 2A एंड सेक्शन 2B। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबको? शिवनंदन आगे बढ़े। सेक्शन 2A एंड सेक्शन 2B क्या है उसको अब हम समझेंगे। तो सेक्शन 2A क्या है, इसको कहते हैं RAS, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं उसको, क्योंकि सेक्शन 2A भी किससे जुड़ा हुआ है, आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका सेक्शन 1 किससे जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ऐसे सेक्शन 2A भी क्या है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, यानी ये सब में मौजूद है और ये है इसलिए हम जिंदा हैं। ये ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, RAS, इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS का फुल फॉर्म क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से बहुत करीब से जुड़ा होता है, जो मस्तिष्क स्तंभ के अंदर स्थित होता है। मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम। देखो हमारा ब्रेन, यहां से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, भौतिक मस्तिष्क है, एनाटॉमिकल ब्रेन है। तो ब्रेन कहां पे है भाई हमारा, यहां पे, ठीक है। अब यहां से लेके ये आप देख सकते हैं कुछ, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, जो हमारे ये भाग में होती है नीचे। ये ब्रेन यहाँ पे ब्रेन स्टेम है, और फिर वो जाके जुड़ता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, जो आपके मेरुदंड में होता है, यानी ये बैकबोन का बोन है ना, बैकबोन का जो बोन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिससे अलग अलग नसें निकलती हैं, जिसको बोलते हैं नर्व्स, और वो जाके हमारे प्रत्येक ऑर्गन को जाके टच होती है वो नसें। आई बात समझ में? तो ब्रेन है, फिर ब्रेन स्टेम है, और फिर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स हैं, जिसके माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से हर एक इंसान का ऑर्गन किससे जुड़ा हुआ है, आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इतना बात समझ में आई बात? तो ये है ब्रेन स्टेम, इसके अंदर वो स्थित होता है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं ज़ेन योगा की भाषा में, सेक्शन 2A। आई बात समझ में? आगे देखेंगे। ये क्या है, एक टॉल नाका है। ये क्या है, एक टॉल नाका है, यानी हर एक चीज को ऐसा कहते हैं ज़ेन योगा में। ध्यान से सुनना इस शब्द को, बिकॉज ये शब्द आपको बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसको पहले से समझ में आ लो। इसको बोलते हैं कोडेड इंपल्सेस, कि जो बाहर का जो क्षेत्र है उसके माध्यम से कुछ कोडेड इंपल्सेस हमारे ब्रेन में जाते हैं, और वहां पे जाके क्या होते हैं, वो डिकोड किए जाते हैं। तो ये जो कोडेड इंपल्सेस हैं वो बाहर से हमारे अंदर कैसे आते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। आंखों से कुछ देखा, अभी आप देख रहे हैं ये कलर है, ब्राउन कलर है, उसके ऊपर व्हाइट अक्षर है, ये कोडेड इंपल्स है जो आपके आंखों से जा रहे हैं, और ब्रेन उसको क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। तो आपको ज्ञान हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये कोडेड इंपल्सेस हैं जो पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या होता है, नसों के माध्यम से पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर RAS यानी इस टॉल नाके से गुजरते हैं, और फिर वो जाते हैं ऊपर। अभी आपको दिखा है ना ये डायग्राम, ये यहाँ पे डायग्राम दिखा है ना, यहाँ पे देखिए कि RAS से जाते हैं ऊपर। यहाँ पे एक पार्ट लिखा है थैलेमस, क्या लिखा है,
थैलेमस, ब्रेन का ये क्या है, वो पार्ट है। और उसके बाद लिखा है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो बड़ा ब्रेन है, इसको बोलते हैं बिग ब्रेन यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जाता है अल्टीमेटली जो भी कोडेड इंपल्स आता है वो डिकोड होने के लिए वो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी बिग ब्रेन में जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पे जाने के लिए उसका मार्ग क्या है, पहले पंच ज्ञानेंद्रियों से अंदर आएगा, फिर नर्व्स के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहां जाएगा, ब्रेन स्टेम में, और ब्रेन स्टेम में क्या है आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी आरएएस है, जो क्या है टॉन नाका है, जो कंट्रोल करता है किसको ऊपर भेजूं किसको ऊपर नहीं भेजूं। फिर वो जाएगा थैलेमस में और थैलेमस में जाएगा बिग ब्रेन में, वहां पे वो डिकोड होगा और जो कोडेड इंपल्स आया था वो डिकोड होके बन जाता है आपका विचार। क्या बन जाता है, विचार। ये देखा और सडनली विचार आएगा कि ये तो ब्राउन कलर है, ये तो व्हाइट लेटर्स हैं, या तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, आपको विचार निर्माण हुआ। लेकिन आया कैसे विचार, कोडेड इंपल्स गया, डिकोड होकर क्या बन गया, वो विचार बन गया। लेकिन उसको गुजरना कहां से पड़ता है, आरएएस। सो पूरा कंट्रोल कहां पे है भाई, आरएएस में। तो ये जो आरएएस है ये यहां से कोडेड इंपल्स ऊपर जाते हैं जैसे मैंने बताया, और फिर हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो हमारे शरीर की सभी अचेतन यानी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो होती है ना, वो इसी उपखंड 2A के दायरे में रखी गई। ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। आप बैठे हो यहाँ पे, आप सब सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ले रहे हो। तो कौन ले रहा है, अपने आप चल रहा है ना, हम उसको नियंत्रित कर रहे हैं क्या, नहीं। अभी आपने खाना खाया शाम को, अंदर गया, अंदर पाचन हो रहा है ना, पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, यानी पानी पीते हैं फिर पेशाब आती है, उत्सर्जन होता है, खाना खाते हैं टॉयलेट आता है, उत्सर्जन होता है, गर्मी होती है तो पसीना निकलता है। ये जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है हमारे शरीर में, उसको कंट्रोल कौन करता है भाई, सेक्शन 2A। इसलिए मैंने कहा आपको अगर ये ना हो ना तो हम जिंदा रह नहीं सकते। अपने आप सारे काम बेचारा वो करता रहता है। सेक्शन 2A। अब सेक्शन 2B, तो सेक्शन 2A समझ में आ गई आपको बात। सेक्शन 2A इज इक्वल टू टॉल नाका इज इक्वल टू RAS, जो कि कहां पे स्थित होता है, ब्रेन स्टेम में होता है, और ये सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब सेक्शन 2B जो है वो हिस्सा है जो हमें सक्षम बनाता है 3 चीजों के लिए। सेक्शन 2B की प्रॉपर्टी समझ के लो, 3 प्रॉपर्टीज है इसकी। माइंड के सेक्शन 2B की क्या प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज है। कौन सी है, पहला क्या है, एकाग्रता, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जिसको योग की भाषा में अगर कहेंगे, पतंजलि मुनि की भाषा में, अष्टांग योग की भाषा में कहेंगे तो दैट इज इक्वल टू धारणा। क्या बोलते हैं उसको, धारणा, यानी एकाग्रता, किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाना। दूसरा बोलते हैं ध्यान, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, मेडिटेशन, और पतंजलि के अष्टांग योग के भाषा में क्या कहेंगे, ध्यान ही कहते हैं उसको। तो ये एकाग्रता यानी धारणा, ध्यान यानी ध्यान। और तीसरी प्रॉपर्टी है उच्च खंडों से अंतर ज्ञान प्राप्त करना, जिसको कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी क्या मतलब होता है कि जो चीजें अभी घटी ही नहीं है उसको पहले से आपको जानकारी हो जाना कि ये चीजें घटने वाली हैं। अभी घटी नहीं है, अभी हुई नहीं है, लेकिन आपके माइंड को पहले से ही पता चल जाता है कि ये मेरी जिंदगी में चीज घटने वाली है। लेकिन वो किस माइंड को पता चलता है, किसकी प्रॉपर्टी है वो, सेक्शन 2B की है। तो सेक्शन 2B की 3 प्रॉपर्टी है सर, कौन सी, एकाग्रता, ध्यान एंड इंट्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड इंट्यूशन। ये 3 प्रॉपर्टी किसकी है, सेक्शन 2। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सेक्शन 2B हमारे अंदर मौजूद अभी तक नहीं है, इसलिए बता रहा हूं बार बार आपको। तो अगर हम ट्रायंगल फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल छपा हुआ है, ये सेम वहीं पे है। तो हमारा क्या है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2A है, सेक्शन 2B है, सेक्शन 3 है एंड सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 किसका स्थान है, सेक्शन 1 किससे जुड़ा हुआ है, सेक्शन 2A क्या है, और सेक्शन 3 किसका स्थान है, सिद्धियों का स्थान। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब सेक्शन 2B की प्रॉपर्टीज क्या है? एकाग्रता, ध्यान और इंट्यूशन। रूपेश अभी सेकंड बार कोर्स अटेंड कर रहे हैं तो सब पता चल गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इनके बीच में एक चीज है, नाला जिसको बोलते हैं नदी, जो बहती है इन सेक्शंस के बीच में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइन में बताया ना, देखो यहाँ पे भी दिखा है नो मैंस लैंड, यानी मानव रहित क्षेत्र। तो मानव रहित क्षेत्र क्या है, नो मैंस लैंड क्या है जेनेवा की भाषा में? ये वो नाला है जो डिवाइड करता है आपके मन के अलग अलग खंडों को। कौन से खंडों को डिवाइड करता है? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2A को डिवाइड करता है, सेक्शन 2B 3 एंड 4। यानी एक तरफ क्या है, यहां पे आपको अच्छा समझेगा कि एक तरफ समझो ये है आपका बीच में नदी है, इस तरफ एक आइलैंड है, उस तरफ एक आइलैंड है। ये है आपका सेक्शन 2A एंड सेक्शन 1, और वो क्या है सेक्शन 2B, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। इसके बीच में एक नाला है जिसको कहते हैं नो मैंस लैंड, जेनेवा की भाषा में मानव रहित क्षेत्र, जहां पे कोई मनुष्य वहां पे रहता नहीं है ना। इट्स अ स्पेस बिटवीन, किसके बीच में स्पेस है भाई? सेक्शन 1 एंड 2A एक तरफ, सेक्शन 2B 3 एंड 4 दूसरी तरफ। तो ये समझ गए आप लोग? तो मन के यहाँ पे क्या बताते हैं डॉक्टर सहज जी कि मन की एकाग्रता सही मायने में मानव रहित क्षेत्र के दूसरे छोर से आरंभ होती है, यानी खंड 2 के उपखंड ब और उसके आगे। आई बात समझ में? क्या समझ में आया कि कौन से, अगर आपको मन को कॉन्सेंट्रेट करना है किसी चीज पर, यानी आपको ध्यान करना है, तो किसकी प्रॉपर्टी है? सेक्शन 2B की प्रॉपर्टी है, और वो मानव रहित क्षेत्र के उस छोर पे है। मानव रहित क्षेत्र पता है ना आपको, ये बॉर्डर है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2A का, वो बॉर्डर है सेक्शन 2B का। यानी जब हम इसको क्रॉस करके उस बॉर्डर पे जाएंगे और सेक्शन 2B जब हमारा खुल जाएगा तो उसको कहेंगे कि हम अभी एकाग्रता करने लायक बन गए। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2A के माध्यम से हम एकाग्रता नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो यही कह रहे हैं कि मन की एकाग्रता सही मायने में, ऐसे आंख बंद करके कहो हम तो एकाग्रता कर रहे हैं और मन में विचार चल रहे हैं, तो वो सही मायने में नहीं हुआ। वो तो सिर्फ ढोंगबाजी हो गई कि हम क्या किया, आंख बंद करके बैठे हैं, लोगों के सामने लगता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान कर रहे हैं, और मन में क्या चल रहे हैं, अनेक विचार चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं उसका कारण भी समझो क्यों। क्योंकि जो सेक्शन 1 आपका बनाया गया है उसकी मूल प्रॉपर्टी है आपको इस संसार में चीजें जो घट रही है ना उसके प्रति सजग रखना, टू मेक यू अवेयर। ये है तब हम अवेयर हैं, तब हम खुद को बचा सकते हैं। कल को शेर सामने आ जाए और हम अवेयर नहीं रहे, पता ही नहीं चले, तो हम खुद को बचाएंगे कैसे? वो सेम कोई स्नेक आ गया आपके सामने तो बहुत दौड़ोगे ना, भागोगे ना अपनी जान बचाने के लिए। तो वो काम क्या है, सेक्शन 1 का काम ही ये है, उसको बोलते हैं पिक्चर फॉर्मिंग हैबिट। क्या बोलते हैं उसको, ये ध्यान में रखो, ये लिख दो अपने डायरी में। सेक्शन 1 की प्रॉपर्टी है पिक्चर फॉर्मिंग हैबिट, कि हर एक चीज की क्या बनाएगा, वो तस्वीर बनाएगा, फोटो बनाएगा और आपके ब्रेन को भेजेगा, जिससे आपके ब्रेन को समझे कि सामने क्या चीजें घट रही है। जैसे आप खुद को क्या करो, उन चीजों से, हानिकारक चीजों से खुद को क्या करो, बचा सको। आई बात समझ में? तो सेक्शन 1 की प्रॉपर्टी क्या है, पिक्चर फॉर्मिंग। तो जिसका काम है सारा दिन पिक्चर फॉर्मिंग, पिक्चर और पिक्चरें तो अनेक बनती है, क्योंकि हमारे आजू बाजू में कितनी चीजें घट रही है, कंटिन्यूसली घट रही है। अभी भी कंटिन्यूसली लेक्चर चल रहा है 1 घंटे से 1.5 घंटे से, तो ये पिक्चर फॉर्मिंग हो रहा है, आपके ब्रेन में जा रहा है। तो बेचारा आदमी जिसका काम हो पिक्चर बनाना, उसको बोलोगे अभी तू काम कर, पिक्चर बनाना बंद कर, अब मैं तेरे को एक विषय देता हूं, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर, और क्या कर, आंख बंद करके क्या कर, ट्राई टू मेडिटेट। वो बोलता है मेरा काम ही नहीं भाई, मेरा काम है पिक्चर बनाना, और तू मुझे बोलता है मेडिटेट करना।
इसलिए जब हम मेडिटेशन करने को बैठते हैं तो ये पिक्चर जो अंदर बनती है ना, ये ख्यालों के माध्यम से हमारे विचार आ जाते हैं, कंटिन्यूसली पिक्चर 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 पिक्चर, और वो घूमते रहते हैं और हमारा मन भटकता रहता है और हम सोचते हैं हमको ध्यान क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि हम गलत मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मन जो ध्यान के लिए बना ही नहीं है, सेक्शन 1, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान करने के लिए, इसलिए आपको ध्यान जमता नहीं है। ध्यान करना किसकी प्रॉपर्टी है भाई? सेक्शन 2B। अभी वो हमारे में जागृत नहीं, उसी को तो जागृत करना है, उसी को जागृत करना है। और जिस दिन वो जागृत हो जाएगा उस दिन आंख बंद करोगे तो खाली ध्यान ही ध्यान जमेगा, कोई पिक्चर फॉर्मिंग हैबिट दूसरे मन की हिस्सा है, वो सेक्शन 1 का काम है। सेक्शन 2B का काम ही क्या है? आपको कंसंट्रेट कराना। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक नो मैंस लैंड के उस तरफ नहीं पहुंचे तब तक एकाग्रता संभव नहीं होती। ज़ेन योगा में हमारा उद्देश्य है खंड 1 का विकास करना, उस अवस्था तक जब तक हम नो मैंस लैंड को पार करने में सक्षम हो जाएं, जैसे आगे जाके ऊपर के खंड 2 तक हम पहुंच पाए। तो हमारा मेन काम क्या है ज़ेन योगा में भाई? ज़ेन योगा में हमारा मेन काम है कि कैसे जो सेक्शन हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास क्या उपलब्ध है भाई? सेक्शन 1 उपलब्ध है और सेक्शन 2B उपलब्ध है, 2A उपलब्ध है, ठीक है, 2A उपलब्ध है, जो कि नो मैंस लैंड के क्या है? इस तरफ है, बराबर है। लेकिन सेक्शन 2A का प्रॉब्लम क्या है कि उसके कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, हम उसके ऊपर कोई नियंत्रण कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ आपको पता है श्वास चल रहा है, पाचन चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली बेचारा टॉन लाके की जैसे काम कर रहा है, तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसके काम तो सब ऑटोमेटिक है। लेकिन एक ही चीज के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या है? सेक्शन 1, है ना? तो उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में जो है उसी को क्या करना है? सेक्शन 1 को हमें प्रगत बनाना है, उस अवस्था तक लेकर आने जब हम नो मैंस लैंड को क्रॉस करने के सक्षम हो जाएं, यानी वो इस बाउंड्री पे पहुंच गया, जो नाला है ना बीच में, ये ब्लू कलर का नाला, उसकी उस बाउंड्री तक हमको पहुंचना है। लेकिन वो पहुंचेंगे कैसे? जब हम सेक्शन 1 को ऊपर उठाएंगे, प्रगत करेंगे, वो हमारा मेन मकसद होना चाहिए। और इसी अवस्था को ज़ेन योगा में एक खास टर्म दिया गया है, उस टर्म का नाम है CCS, क्रिटिकल सर्टन स्टेज, जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था, क्योंकि यही वो हमारा कार्य है। यानी ज़ेन योगा में हमारा कार्य क्या है? इस निश्चित अवस्था तक यानी CCS तक पहुंचा। तो आपका टारगेट क्या है एज ए ज़ेन योगी कि यू हैव टू लिफ्ट योर माइंड नंबर 1, यानी आपके सेक्शन 1 जो आपके पास उपलब्ध है उसको इतना प्रगत बनाना है कि वो आके नो मैंस लैंड के इस बॉर्डर पे आके पहुंच जाए, जैसे आप नो मैंस लैंड क्रॉस कर सको और सेक्शन 2B को ओपन कर सको। उस अवस्था को ज़ेन योगा में बुलाते हैं CCS, या तो क्रिटिकल सर्टन स्टेज। तो आवर मेन उद्देश्य क्या है? वी हैव टू रीच टू दैट क्रिटिकल सर्टन स्टेज। वहां से आध्यात्मिक प्रगति अपने आप और प्रयासों रहित होती है। यह करना है और यह नहीं करना, उससे काफी मुक्त होती है। नहीं तो आजकल के जमाने में आपको माइंड में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है ना सर, कि ये करें कि नहीं करें। डॉक्टर रामनानी तो मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि करो करो ज़ेन योगा को, तो करूं नहीं करूं, कब करूं ऐसा रहता है, अभी करूं नहीं बाद में करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये द्वंद्व होते रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग आने वाले थे, कुछ लोग नहीं आ पाए, या जो लोग बिल्कुल नहीं आने वाले थे वो भी आ गए। तो ये द्वंद्व रहता है हमारा, क्या है, माइंड में ऐसे द्वंद्व बने रहते हैं, विपरीत विचार एक साथ चलते रहते हैं। तो जब आपका सेक्शन 2B खुल जाएगा और आप नो मैंस लैंड क्रॉस कर जाओगे और क्रिटिकल सर्टन स्टेज को टच कर जाओगे, फिर आपके द्वंद्व क्या हो जाएंगे? सब निकल जाएंगे। आपका माइंड एकदम स्मूथली फ्लो करेगा। मन में क्या आ जाएगा? वो बताया ना, फायदा बताया, 3 फायदे याद करो, स्वास्थ्य, सामंजस्य, शांति। तो ये मन में सामंजस्य आ जाएगा तो फिर ये करूं ना करूं, आपको कभी भी वो हर्डल्स लाइफ में आएंगी नहीं, अगर आप क्रिटिकल सर्टन स्टेज क्रॉस कर जाते हो। मन के 4 खंड मस्तिष्क के महत्वपूर्ण स्थानों पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक पूर्ण इकाई के रूप में, एक पूरा यूनिट बनाते हैं। ये जो 4 खंड है ना, उसमें ऐसे 7 स्पॉट्स हैं जो ये 4 खंडों को आपस में क्या करते हैं?
जोड़ के रखते हैं। देयर आर 7 पॉइंट्स इन दिस 4 सेक्शंस which unite this 4 section। ये 4 सेक्शंस को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं। 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स को हम बोलते हैं ज़ेन योगा में सेंटर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। सेक्शंस कितने हैं? 4 हैं। और केंद्र कितने हैं? 7 हैं। तो देयर आर 7 सेंटर्स which are distributed in 4 sections of our mind, जिसमें पहले जो 7 में से पहले 4 केंद्र हैं वो सेक्शन 1 में है, और जो 5वां केंद्र है वो सेक्शन 2 में है, जो छठा केंद्र है वो सेक्शन 3 में है, और जो 7वां केंद्र है वो क्या है? सेक्शन 4 में है। आई बात समझ में? यानी पहले 4 केंद्र सेक्शन 1, 5वां केंद्र सेक्शन 2, भले 2A बोलो 2B बोलो कंबाइन, है ना, और छठा केंद्र सेक्शन 3 में, और 7वां सेक्शन 4 में, जो कि इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया है कि कैसे अलग अलग केंद्र हैं। 7 केंद्र। इसे और अधिक खास बनाने के लिए, जैसे कोई बड़ी स्टॉक कंपनी हो ना, तो उसमें अलग अलग पोस्टिंग्स रहती है, तो उसको कंपेयर करते हैं डॉक्टर सहज जी। 7वें केंद्र को कहते हैं वरिष्ठ प्रबंध निदेशक, जिसको कहते हैं सीनियर एमडी। सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है ना, कितनी? सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको बोलते हैं। 7th क्या है? हमारा सबसे हाईएस्ट पोस्ट वाला केंद्र है, क्योंकि वो कहां पे है? सेक्शन 4 में। उसके नीचे आता है छठा केंद्र, जो कि सेक्शन 3 में है। उसको क्या नाम देंगे? सीनियर के नीचे क्या आएगा? जूनियर एमडी, यानी जूनियर प्रबंध निदेशक। फिर 5वां केंद्र आता है सेक्शन 2 में, जिसको कहते हैं जनरल मैनेजर या महाप्रबंधक। और बाकी जो 4 केंद्र हैं उसको कहते हैं विभागीय, सेक्शनल हेड्स, यानी सेक्शन, उस सेक्शन के क्या है? वो हेड है, यानी सेक्शन 1 के हेड है, उसको बोलते हैं 4 विभागीय प्रमुख, यानी प्रभागीय निदेशक। तो 4 है 1 में, 5वां है 2 में, छठा है 3rd में, और 7वां केंद्र है और उसमें 4th में। और 7वें वाले को बोलते हैं सीनियर एमडी, और छठे वाले को बोलते हैं जूनियर एमडी, 5वें वाले को बोलते हैं जनरल मैनेजर, और उसके नीचे जो होते हैं उसको बोलते हैं डिविजनल हेड या तो विभागीय प्रमुख। और संजीदगी के साथ 7 केंद्र इस प्रकार से हैं। जो पहले 4 केंद्र आते हैं, किसमें आते हैं? सेक्शन 1 में। उनके 4 नाम है। इसका डिटेल हम कल के व्याख्यान में कवर करने वाले हैं। IESM, इस संस्था का नाम क्या है? हमारे ज़ेन योगा सेंटर का नाम क्या है? डॉक्टर सहरजीस इंटरनेशनल ज़ेन योगा। IESM फाउंडेशन क्यों रखा गया है? क्योंकि ये हैं 4 सेंटर्स, जो कि क्या है? सेक्शन 1 में, जिसका नाम क्या है? I यानी इंटेलिजेंस, E यानी इमोशनल, S यानी सेंसुअल वाइटलिटी, M यानी मोटिलिटी। इसका डिटेल हम लोग कल के दूसरे व्याख्यान में कवर करने वाले हैं। तो समझ लो, पहले 4 केंद्र हैं IESM, जो कि सेक्शन 1 में मौजूद होते हैं, और जो हम सब में मौजूद हैं। ठीक है। उसके बाद है जो 5वां केंद्र है, वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंट्यूशन सेंटर, जिसको बोलते हैं पूर्वाभास, या तो उसको बोलते हैं अंतर प्रज्ञा केंद्र, जो कि सेक्शन 2 में है ना। और उसके बाद है छठा केंद्र, इसको बोलते हैं पैरामेंटल सेंटर, अति मस्तिष्क केंद्र, जो कि किसमें है? सेक्शन 3 में है। और 7वें केंद्र को क्या नाम दिया है? ट्रांसेंडेंटल सेंटर, जिसको कहते हैं पारलौकिक या तो भावातीत केंद्र, और वो किसमें है? सेक्शन 4 में है। आई बात समझ में? कितने केंद्र हैं? 7 है। 7वां केंद्र क्या है? ट्रांसेंडेंटल। कहां पे है? सेक्शन 4 में। छठा क्या है? पैरामेंटल। कहां पे? सेक्शन 3 में। 5वां क्या है? इंट्यूशन। कहां पे? सेक्शन 2 में। और बाकी बेचारे 4 किसमें है? सेक्शन 1। का नाम क्या है? IESM। हमारे में क्या क्या मौजूद है? IESM और सेक्शन 2A। सेक्शन 2A क्या है? फिजियोलॉजिकल है, हमारा उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। तो हमारा नियंत्रण किसके ऊपर है? तो हमें किसको प्रगत बनाना है?
ISM को कहां तक लेके जाना है उसको? जैसे हम नो मैंस लैंड के बॉर्डर तक पहुंचे और उस पे पहुंचेंगे तो उसका नाम क्या है उस अवस्था का? क्रिटिकल सर्टेन स्टेट। तो हमारा ज़ेन योगा में उद्देश्य क्या है? टू टच दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेट। लेकिन उसके लिए हथियार क्या है? IESM। तो ये हथियारों को प्रॉपर इस्तेमाल करना है। अगर हथियारों को प्रॉपर इस्तेमाल करना सीख लोगे तो CCS इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हथियारों को समझने के लिए अब समय योग्य नहीं है, क्योंकि समय हो चुका है, 12 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं और आप इतनी देर से यहाँ पे पूरी तन्मयता के साथ सुन रहे हो, उससे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हरि ओम। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, बिकॉज अभी नहीं रुके तो कल सुबह उठोगे नहीं।